सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर पढ़ेंगे। और जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऑफिशियल मॉडल में लड़ा है हमारा पढ़ाया गया क्वेश्चन, वो सभी आप लोग क्वेश्चन ज़रूर चेक कीजिएगा और लाइव प्रूफ आपको बताया जाएगा। और हमारा पढ़ाया गया काफ़ी ज़्यादा प्रश्न लड़ा है ऑफिशियल मॉडल पेपर में, और फाइनल बोर्ड परीक्षा में पक्का लड़ेगा। जितना पढ़ाते हैं आप लोग अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपको ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारा क्वेश्चन बनेगा और आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण भी होंगे। तो चलिए देखते हैं विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करने का बिहार बोर्ड के द्वारा सही क्या होता है, तो सही यही होता है कि जब विद्यार्थी को पता चल पाए कि विद्यार्थी का कितना तैयारी हुआ है और विद्यार्थी का किसी भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत कोई भी ना हो, ताकि विद्यार्थी में ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जिस प्रकार जारी किया जाता है बिहार बोर्ड की तरह, उसी तरह भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पेपर दिया जाएगा। किस प्रकार, जैसा ऑफिशियल मॉडल होता है सेम टू यू उसी प्रकार रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बदल रहेगा। क्या होगा, क्वेश्चन और आंसर चेंज रहेगा और टाइम भी उतना ही रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का भी उतना ही टाइम रहता है। 2 घंटा 45 मिनट का भी टाइम रहेगा और 80 ऑब्जेक्टिव उसमें भी रहेगा। आपके फाइनल जो पेपर आएंगे बोर्ड परीक्षा के, उसमें भी अब 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसमें से आपको कितना ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, तो 40 बनाना रहता है। बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है और 40 की जगह पर वह 50 बना देंगे, वो 60 बना देंगे, वो 45 बना देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, केवल और केवल 40 बनाना है। कितना बनाना है, 40 बनाना है। और आपके मार्कशीट पर किसी भी प्रकार का डिजिटल का प्रयोग नहीं करना है। डिजिटल का अर्थ क्या होता है, ब्लेड नाखून उखून का इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन में है बिहार, आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में। तो आप लोग उसमें रहेगा ऑप्शन में कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, तो वो कोसी नदी किस ऑप्शन में रहेगा, तो सी वाले ऑप्शन में कोसी नदी रहेगा। क्या रहेगा, तो कोसी नदी रहेगा सी वाले ऑप्शन में। और आपसे मार्कशीट में क्या हुआ कि बी वाला ऑप्शन रंग आ गया। क्या हुआ, तो आप बी वाले ऑप्शन को जो रंग दिए ना, तो उसको नाखून या ब्लेड से यार किसी भी प्रकार से उसे काटना नहीं है, या गुना का चिन्ह नहीं देना है, जो कि गलत का चिन्ह होता है एक प्रकार का गुना का चिन्ह। तो यह गलत का चिन्ह कलम से नहीं देना है। और आपका कलम क्या ले जाना है, तो कलम आपको ले जाना है ब्लैक कलर का कलम ले जाना है। और ब्लू से भी लिख सकते हैं, ताकि ब्लैक से आप मार्कशीट रंगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लोग मान लीजिए कि उसका आंसर बी रंग आ गया मार्कशीट में हमसे फर्स्ट का, तो आप लोग बी का ऐसे काटना नहीं है या रंगना नहीं है। जितना रंग आ गया ना वो नहीं ये छोड़ देना है। मान लीजिए बी रंग आ गया पूरी तरीके से, आप बाद में हमको पता चला कि जो इसका आंसर सी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 15 का राइट आंसर सी होगा। मान लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन है कोई और 15 का आंसर सी होगा, रंग आ गया हमसे डी, तो आप लोग डी को प्लीज मत काटिएगा। डी रंग आ गया तो रंग आ गया, उसे छोड़ ही दीजिएगा, जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिएगा। डी रंग आ गया तो रंग आ गया। मान लीजिए आपको 1 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। क्या हो गया, 1 नंबर आपका कट गया है और 1 नंबर क्वेश्चन भी आपको चला गया। तो आपको ध्यान से अच्छे तरीके से रंगना चाहिए फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि ये कौन ऑप्शन का कौन होता है। पहले आप लोग टिक लगा लीजिएगा। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग 15 नंबर बैठ कर सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और जब आप लोग बैठिएगा बेंच पे, तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि चीट उट तो नहीं दिया हुआ है। अगर चीट उट किसी और ने रख दिया होगा, ऐसा तो नहीं होता है, कभी कभी बाई चांस हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर अगर किसी ने चीट उट रखा हुआ तो उसे फेंक दीजिएगा। या मतलब उससे बैठने से पहले आपको बैठाएगा, लगल ही पेपर नहीं दे देगा। लगभग 20-15 मिनट बैठाने के बाद ही पेपर देगा। आधा घंटा पहले बैठा लेता है, तो आधा घंटा पहले आप लोग चल जाइएगा। आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 घंटा 45 मिनट में आपको सभी प्रश्न सॉल्व कर देने हैं, जो कि 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाना है और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना है 2 घंटा 45 मिनट के ही अंदर। तो आप लोग समय काफ़ी कम होता है, तो आप लोग जरूरी है सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और ऑफिशियल मॉडल पेपर में हमारा पढ़ाया गया सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा लड़ा है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कुछ लड़ा है और कुछ नहीं लड़ा है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी पढ़ाए भी नहीं है, हम क्या किए हैं अभी पढ़ाए भी नहीं है, 2 क्लास सिर्फ चला है। तो आप लोग उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा सब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन का। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकदम VVI पढ़ाया जाएगा। और वरदान बैच लॉन्च करने का हमारा मकसद यही था कि ये हमारा पढ़ाया गया सभी प्रश्न लड़े आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में और आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में। और ऑफिशियल मॉडल पेपर में 80 में से 80
80 सोल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग 80 में से देखिएगा आपका कितना प्रश्न सही होता है और हमारा पढ़ाया गया कितना प्रश्न ला रहा है। और कई सारा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ाएंगे हम। तो आप लोग ज़रूर यह सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे सुस्पष्ट में लिखा गया है नीचे, तो आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी ओमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 को अवश्य लिखे। क्या 10 को आवश्यक लिखे, जो कि प्रश्न पत्र में होगा ऊपर किस तरफ होगा, तो जो कि 10 रंग का होगा तो आप लोग उसे ज़रूर लिखिएगा। वो मार्कशीट में लिखना रहता है। तो मार्कशीट के बारे में यह सभी बताया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेट कोड वोट कोड सभी लिख दीजिएगा। आपको मार्कशीट में लिखने का ऑप्शन भी रहेगा और आप लोग लिख दीजिएगा और आपका नाम लिखा आएगा वहाँ पे। और 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त टाइम भी दिया जाता है। तो आप लोग 15 मिनट सभी क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं। और परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे। तो आप लोग क्या करिएगा, जो धारा के प्रवाह को रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मान लीजिए आपको बुक वाला सवाल नहीं याद है, आपको जो बुक में लिखा गया है कुछ लंबे लाइन में लिखा गया है तो आपको नहीं याद है और आपको देना है सिर्फ 3 से 4 लाइन में उत्तर। बिहार बोर्ड में क्या कहता है, आप अगर जो 4 से 5 लाइन में या 3 से 4 लाइन में उत्तर दीजिएगा ना, तो 3 से 4 लाइन में जब आप लोग उत्तर दीजिएगा तो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में फुल मार्क्स मिलते हैं। और ज़्यादा बहुत सारा घना विषना नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर ये सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देते हैं, यानी अपना शब्द में उत्तर देना है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह को रुकावट डालता है यानी विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब ओम होता है और प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा। आपको यह समझाने के लिए हम बताए थे। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने से क्या बनता है, तो उसका छाया बनता है। क्या बनता है, तो छाया बनता है। फर्स्ट का राइट आंसर ए होगा, उसका छाया बनता है। मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश आ रही है और हम इसके सामने किसी वस्तु को रख देंगे यहाँ पर, तो उसका क्या बनेगा, तो उस वस्तु का उसका अपना ही छाया बनेगा। क्या बनेगा, तो उस वस्तु का अपना ही छाया बनेगा। या स्वयं हम प्रकाश के सामने खड़ा हो जाएंगे तो उस वस्तु क्या बनेगा हमारा, तो हमारा छाया बनेगा, जो कि इस टाइप बनेगा छाया और हमारे से प्रकाश टकराकर मुड़ जाएगा, कि उस वस्तु से प्रकाश टकराकर मुड़ जाएगा। तो यह प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपको यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम पढ़ाए भी थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पढ़ाए थे। तो आप लोग क्लास नहीं किए तो प्लीज़ जाकर पिछला क्लास कर लीजिए, क्योंकि हमारा पढ़ाया गया 100% सभी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा यह सभी क्वेश्चन। और ऑफिशियल मॉडल पेपर में काफ़ी लड़ा है हमारा पढ़ाया गया क्वेश्चन। और आप लोग चेक करिएगा कि आपका कितना सही होता है और सही आंसर सबको बताएंगे, जो कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सब विज्ञान का है। तो आप लोग यह सभी 80 क्वेश्चन में से आप देखिएगा आपको कितना सही होता है और हमारा पढ़ाया गया फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना आता है, यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर में कितना आया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा यह सभी क्वेश्चन को। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाए थे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब है। और समतल दर्पण में एक से अधिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, ये भी हम आपको पढ़ाए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप लोग नहीं पढ़े तो प्लीज़ जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना हमारा पढ़ाया गया क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 1 मीटर उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हमसे पूछा है यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। यह जरूर आप याद रखिएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होती है। क्या होती है, प्लस चार्ज होती है उत्तल लेंस में। और अवतल दर्पण में क्या होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस चार्ज होता है। तो हमसे पूछा है 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 1
डायोप्टर होगी, कितना होगी, तो 1 डायोप्टर होगी। 3 का राइट आंसर सी होगा, 1 डायोप्टर होगी। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी किस लेंस को कहते हैं, तो अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं और अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं, अवतल लेंस को। तो हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से लेंस की अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है। और यह क्वेश्चन हम आपको नहीं पढ़ाए थे, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, बट पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। यह सभी क्वेश्चन कराया जाएगा ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपसे सभी क्वेश्चन बन पाए। और काफ़ी सारा ज़्यादा हमारे क्लास से क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग नहीं किए हैं क्लास तो प्लीज़ जाकर कर लीजिएगा इस चैनल पर विजिट करके। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है, एक प्रकार नहीं होती है, सभी अलग अलग होते हैं। प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल होते हैं, जैसे कि ये निर्वात, कांच, हवा, यह सभी में अलग अलग चाल होते हैं। निर्वात में चाल पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो सबसे अधिक निर्वात में होती है। मान लीजिए आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर में पूछा है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। 5 का राइट आंसर ए होगा। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, और यह क्वेश्चन पूछा भी जाएगा और पूछा भी गया है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, उसके बाद हवा में होती है। और निर्वात में कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी मीटर होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर में मत टिक कीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। और यह क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए थे और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार क्वेश्चन कराए थे यह क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन हमारा पढ़ाया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन पढ़ाया गया ही पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। इसका मात्रक से मात्रक कट जाता है, इसलिए इसका मात्रक विहीन होता है। 6 का राइट आंसर डी होगा। क्या होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और कितना होता है, तो 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। और हीरा क्या है, तो हीरा कार्बन का अपरूप है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। कितना, तो 2.42। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, मान लीजिए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो यही हीरा है। क्या है, यही हीरा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हीरा। प्रकृति सबसे अपवर्तनांक किसका अधिक होगा, तो हीरा का होगा। 7 का राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, यानी क्या बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनाता है। आभासी प्रतिबिंब किसको कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। किसको लेंस को कहा जाता है, तो अभिसारी उत्तल लेंस को कहा जाता है। और वह उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और किस वस्तु के किस आकार का बनाता है, तो वस्तु से छोटा भी बनाता है और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस। तो यही पूछा है यहाँ पे, अभिसारी लेंस बनाता है तो क्या बनाता है, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कभी आभासी या कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब को क्या बोला गया है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बोला गया है। तो आप लोग 80 में से जरूर देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है और आपका कितना फाइनल बोर्ड परीक्षा में तैयारी हुआ है और हमारा पढ़ाया गया कितना प्रश्न लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ जरूर देखिएगा सभी प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश की रंग नीला होने का किस परिघटना के कारण है, तो यह नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है यह प्रतीत। तो आपको ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाए थे। तो 9 का राइट आंसर हमारा ए होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है या घटता है घटना। और पूरा वायुमंडल में क्या होता है कि नीला रंग फैल जाता है और नीला रंग का परिकिरण बहुत ही कम होता है अन्य रंगों की अपेक्षा, ताकि पूरा वायुमंडल में फैल जाता है। और वायुमंडल में क्या होते हैं, तो छोटे छोटे धूल कण वायुमंडल के घिरे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर,
प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यह आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, पर इसको हम कराएंगे भी यह क्वेश्चन को। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है। इनमें से सभी है। 10 का राइट आंसर डी होगा। इनमें से तीनों रंग हैं, हरा, नीला, लाल, यह तीनों रंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। बृहद संख्या के प्रकाश की शुक्रगाहिका कोशिकाओं में कहाँ होती है? बृहद संख्या में प्रकाश की शुक्रगाही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो यह रेटिना पर होती है, यानी बहुत सारे कोशिकाएं कहाँ पे होती है? तो रेटिना पर होती है। 11 का राइट आंसर सी होगा, रेटिना पर। और रेटिना को क्या बोला जाता है? तो दृष्टि पटल भी कहा जाता है। और मानव नेत्र में कहाँ प्रतिबिंब बनता है? तो यही रेटिना पर बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? और यहाँ यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि। आपसे दूर भी पूछा है, पूछ देगा दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपचार किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए, दोनों को ही दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन लेंस का? तो उत्तल लेंस का। 12 का राइट आंसर ए होगा, उत्तल लेंस को। और आपसे पूछता निकट दृष्टि दोष, आपसे पूछ देता है अगर निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर करने के लिए? तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग यह सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी पैटर्न के आधार पर आएंगे। तो आप लोग जरूर यह सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और 80 में से आप देखिएगा कि आपका कितना सही क्वेश्चन हो पाता है और कितना तैयारी है आपको, तो ज़रूर देखिएगा। और हमारा पढ़ाया गया काफ़ी सारा प्रश्न लड़ा है। 13 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड होता है। 13 का राइट आंसर सी होगा, 1/16 सेकेंड होता है। 1/10 पे मत टिक कीजिएगा, यह गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक के बराबर है? किलोवाट के घंटा किसका मात्रक होता था? वाट का मात्रक क्या होता था? वाट किसका मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। और हमसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है 1 किलोवाट के बराबर। कितना? 1 किलोवाट के बराबर। तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, जूल प्रति सेकेंड। 14 का राइट आंसर बी होगा, जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। कितना होता है? तो 1 यूनिट होता है। 15 का राइट आंसर सी होगा, 1 यूनिट होता है। और किलोवाट घंटा किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट भी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत, ये अभी क्वेश्चन पर आए थे। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और वाट को डब्लू से सूचित किया जाता है। वोल्ट किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। और विभव का किसका? दो चीज, वोल्ट दो चीज़ का मात्रक होता है, एक विभवांतर का और दूसरा विभव का ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट। और जूल किसका मात्रक होता है? जूल भी दो चीज़ का मात्रक होता है, एक ऊष्मा का और एक ऊर्जा का। क्या है? एक ऊष्मा का और एक ऊर्जा का जूल ऐसा ही मात्रक होता है। न्यूटन किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है। वाट विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। 16 का राइट आंसर बी होगा, वाट। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा कितना होता है? तो 746 वाट होता है। कितना होता है? तो 746 वाट होता है, जो कि इसका ऑप्शन झक गया है। 746 वाट होता है। कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, 746 वाट होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर। दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था। 18 का राइट आंसर ए होगा, मैक्सवेल ने दिया था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर।
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। 19 का राइट आंसर सी होगा, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। 1 mm बराबर क्या होता है? 1 MA बराबर क्या होता है? यानी 1 माइक्रो बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। 20 का राइट आंसर डी होगा, 10 के पावर -6 एम्पियर। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए किस क्रम में? प्रतिरोध का जब हमें अधिक मान बढ़ाना होगा तो हमें किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। 21 का राइट आंसर ए होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। और प्रतिरोधों का कम मान बढ़ाने यानी कम करने के लिए किस श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए? तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, यानी विभवांतर क्रम में, जिसे बोलते हैं समानांतर क्रम। तो ये कम करने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। और अधिक करने, हमसे पूछा है अधिक करने के लिए किस में जोड़ा जाना चाहिए? तो ये बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। 21 का राइट आंसर ए होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? तो ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडे बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। किस तार का? तो नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है विद्युत इस्त्री या हीटर बनाने के लिए। 22 का राइट आंसर सी होगा, नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर की कुंडली बनाने के लिए और इस्त्री भी बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है और विद्युत का बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? तो आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस भरे होते हैं। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। टंगस्टन कितना डिग्री पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री पर पिघलता है टंगस्टन। तो यह क्वेश्चन आपको, ये 3 में से क्वेश्चन एक आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो तीनों के तीनों बता दिए हैं, आप लोग नोटबुक पर लिख करके नोट्स बना के जरूर इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा CO2 जो गैस होता है वही उत्तरदायी है। क्या? CO2। 23 का राइट आंसर डी होगा, CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। 24 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। उपयुक्त सभी है। 24 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी है जीवाश्म ईंधन। और कई बार आपके ऑप्शन में दे देगा इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। और अगर आपसे पूछेगा इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिए रहेंगे विद्युत। तो आप लोग विद्युत पर टिक कीजिएगा, विद्युत नहीं है जीवाश्म ईंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है। सूर्य तथा अन्य तारों के उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य तथा आंतरिक यानी अन्य तारों के उत्सर्जित विशाल स्रोत क्या है? तो सभी का नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। 25 का राइट आंसर बी होगा, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में किसका संलयन होता है, संलग्न होता है? तो वो हीलियम का संलग्न होता है। किसका होता है? तो हीलियम जैसे गैस का संलग्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर। ही टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य था भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, यह सभी था। 26 का राइट आंसर इनमें से सभी होगा। 26 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 27 नंबर। खिलौने में किस प्रकार का सेल होता है? जो खिलौना होते हैं उनमें किस प्रकार का सेल होता है? तो उनमें सूखा सेल होता है। 27 का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, सूखा सेल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला नंबर क्वेश्चन है। जल में वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हमसे पूछा है कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। कैथोड पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होता है। 28 का राइट आंसर सी होगा। और हमसे पूछता है एनोड पर। तो एनोड पर कौन सा होता है? तो एनोड पर होता है आपको ऑक्सीजन। क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है, जिसे O2 भी बोलते हैं। और हाइड्रोजन के H से, हाइड्रोजन का संकेत H है।
तो हमसे पूछता है ये नोट पर कौन होता है, तो ये नोट पर ऑक्सीजन गैस होता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और हमसे पूछा है कैथोड पर, तो इसका राइट आंसर सी होगा, हाइड्रोजन होता है कैथोड पर मुक्त। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा संबंध कथन सत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कार्बन का उपचयित होता है, यही सत्य है। कार्बन क्योंकि अलग होता है और जेडेन आगे आ जाता है, जेडेन क्या होता है, जेडेन फर्स्ट में आ जाता है, उसके बाद कार्बन आता है, इसलिए इसका उपचयित होता है। और किसका उपचयित होता है, तो कार्बन का उपचयित होता है। 29 का राइट आंसर सी होगा, उपचयन होता है। और उपचयित किसका होता है, तो कार्बन को होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट रहा हो उसे उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। और किसका उपचयन यहाँ पे हो रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, तो कार्बन का उपचयित हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो H2 बनता है। क्या होता है, तो H2 यानी हाइड्रोजन बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल बनता है, जल बनता है। और हाइड्रोजन गैस का संकेत क्या होता है, तो H2 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। क्या होता है, HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो यह पेट में पाया जाता है मनुष्य के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह काफ़ी घातक होता है। एक बार त्वचा पर गिर जाने की स्थिति में त्वचा जल जाता है और त्वचा छेद कर बाहर निकल जाता है, यही होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको 30 नंबर का राइट आंसर बी होगा, H2O बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चूना जल का दुधिया कर देता है कौन। निम्नलिखित में से कौन चूना जल को दुधिया कर देता है, तो CO2 दुधिया कर देता है। 31 का राइट आंसर बी होगा, CO2 दुधिया कर देता है चूना जल को। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 32 नंबर, निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है। निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है, तो हमारा बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो CaOH का द हॉल्ट वाइज होता है। क्या होता है, CaOH का द हॉल्ट वाइज होता है बुझा हुआ चूना, जिसे दीवारों को सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 32 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, CaOH का द हॉल्ट वाइज बुझा हुआ चूना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर, दंत मंजन पराया होता है। दंत मंजन पराया किसका होता है, तो दंत मंजन पराया क्षारीय होता है। 33 का राइट आंसर सी होगा, क्षारीय होता है। और जब मुंह का पीएच मान कितना से कितना होता है, तो मुंह खराब होने लगता है। तो जब मुंह का पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है तो मुंह खराब होने लगता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और दंत मंजन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में सेट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, सेट्रिक अम्ल होता है। 34 का राइट आंसर ए होगा, सिट्रिक अम्ल। और मौलिक अम्ल कहाँ होता है, तो मौलिक अम्ल सेब में होता है। और फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो यही फॉर्मिक अम्ल होता है। और 35 नंबर क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10.5 होता है। 35 का राइट आंसर डी होगा, 10.5 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर, जस्ता का एक्स क्या है। जस्ता का एक्स क्या है, तो बॉक्साइट किसका एक्स है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक्स है। सिनेबार किसका एक्स है, तो सिनेबार पारा का एक्स है। और सोडियम क्लोराइड यहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसे यह हमको नहीं याद है फिलहाल में। और जिंक ब्लेड इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, जिंक ब्लेड इसका याद होगा। 36 का राइट आंसर डी होगा, जिंक ब्लेड। क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला नंबर क्वेश्चन है धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलते हैं। धातु जो अम्लराज में घुलते हैं तो वह कौन सा धातु है, तो वह सोना है, Au है, जिसे बोलते हैं सोना। Au को सोना बोला जाता है। सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत Au होता है। तो आप लोग संकेत भी जरूर याद रखिएगा, तभी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर हो पाएगा। तो 37 का राइट आंसर हमारा सी होगा, सोना। और सोना किस में घुलता है, तो अम्लराज में। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो इनमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो हमारा CO2 आयनिक यौगिक नहीं है। 38 का राइट आंसर बी होगा। 38 का राइट आंसर आयनिक यौगिक नहीं है। हमसे पूछा है नहीं है, तो कौन होगा, CO2 होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, तो यह अक्रिय तत्व है। 39 का राइट आंसर बी होगा, अक्रिय तत्व है।
अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। और वही क्वेश्चन को कई बार पूछ दिया, यहाँ पे 2 बार पूछ दिया था। वहाँ पे पूछा था सबसे अपवर्तनांक किस धातु का अधिक होता है, तो हीरा का होता है। और यहाँ पर पूछा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा है। 40 का राइट आंसर डी होगा, हीरा है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। क्या होता है, तो 2.42 होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। 41 का राइट आंसर डी होगा, C6H6। और मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। क्या होता है, तब CH4 होता है। और मीथेन गोबर गैस सभी गैसों के मुख्य घटक अवयव है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल अबंध होते हैं, यानी एक अबंध होते हैं। 42 का राइट आंसर सी होगा, एक अबंध। और त्रि अबंध किसके बीच होते हैं, तो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रि अबंध होते हैं। और द्वि अबंध किसके बीच होते हैं, तो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच होते हैं। एक क्वेश्चन इससे फिक्स है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 43 नंबर, चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूना जल को हम लोग क्या कहते हैं, तो चूना जल को हम लोग कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कली चूना कहते हैं। 43 का राइट आंसर सी होगा, कली चूना भी कहा जाता है चूना जल को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पर बताना चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। 44 का राइट आंसर सी होगा, C12H22O11। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12COO6। क्या होता है, C6H12O6 होता है। यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। और हमसे पूछा चीनी का रासायनिक सूत्र, 44 का राइट आंसर सी होगा, C12H22O11। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो हमारा C2H4। क्या C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 45 का राइट आंसर डी होगा, C2H4। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए साधारण मटर का पौधा का चयन किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ का रहने वाले थे, तो ऑस्ट्रिया का। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था। और हमसे यहाँ पे पूछा है क्या, तो मेंडल ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो मेंडलीव ने क्या किया था, तो मेंडलीव ने एक गलती कर दिया था, जो कि परमाणु द्रव्यमान पर ही आधुनिक आवर्त सारणी को सजा दिया था। क्या किया था, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान मेंडलीव की आवर्त सारणी ने अपना आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान पर सजा दिया था। और मोसले आया, कौन आया, मोसले आया, और वह परमाणु संख्या पर सजा दिया आधुनिक आवर्त सारणी को। किसको, आधुनिक आवर्त सारणी को वह परमाणु संख्या पर सजा दिया। और मेंडलीव एक गलती किया था, जो कि परमाणु द्रव्यमान पर सजा दिया था। 46 का राइट आंसर बी होगा, परमाणु द्रव्यमान पर सजा दिया था, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। और वो मोसले आए और परमाणु संख्या पर सजा दिएगा, और उनका भी आवर्त सारणी चलने लगे। तो अभी वर्तमान समय में मोसले का आवर्त सारणी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षार क्या है, इनमें से कौन सबसे क्षार धातु नहीं है। तो इनमें से कौन सबसे क्षार धातु नहीं है, तो हमारा Mg मैग्नीशियम जो नहीं है सबसे क्षार धातु। 47 का राइट आंसर ए होगा, मैग्नीशियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, तो यह ब्रोमीन है, जिसे Br संकेत होता है। ब्रोमीन का किसका क्या संकेत होता है, तो Br संकेत होता है ब्रोमीन का। और ब्रोमीन क्या होता है कि कमरे को आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में कौन सा आधातु पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में कौन सा आधातु पाया जाता है, तो यही ब्रोमीन पाया जाता है, जिसे Br बोलते हैं ब्रोमीन को। और पूछेगा धातु, तो धातु में मरकरी पाया जाता है, जिसे पारा भी बोलते हैं, और उसका संकेत होता है Hg। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
जिंक का परमाणु संख्या क्या है, हमें बताना है जिंक का परमाणु संख्या क्या है। तो जिंक का परमाणु संख्या क्या है, तो जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। और ये क्वेश्चन परमाणु संख्या से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म है। और आपसे पूछेगा सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। कितना होता है, 79 होता है। और चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो चांदी का परमाणु संख्या 46 होता है। कितना होता है, 46 होता है। और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। और सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और 18 किसका होता है, तो 18 हमारा पोटेशियम का 19 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, जिसे के से सूचित किया जाता है, यानी के उसका संकेत होता है पोटेशियम का। तो आप लोग संकेत जरूर याद रखिएगा। और 26 किसका परमाणु संख्या होता है, तो 26 आयरन का परमाणु संख्या होता है। कि तो आपसे लोहा का परमाणु संख्या पूछे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, या कैल्शियम का, या आपसे सल्फर का पूछ दे, या आपसे कार्बन का। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। तो आप लोग एक परमाणु संख्या आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो आप लोग परमाणु संख्या कम से कम 1 से 30 तक जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो हमारा अधातुएं क्या होते हैं, तो अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। 50 का राइट आंसर ए होगा। अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और जो धातु होते हैं वह विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के महिलाओं ने जान दे दी। तो अपनी जान किस में दी थी, तो रैनी में दी थी। 51 का राइट आंसर डी होगा, रैनी में दिया था वहाँ के महिलाओं ने। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण के संलग्न बिगड़ जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण के संतुलन बिगड़ जाता है या संलग्न बिगड़ जाता है। तो क्या इसकी किससे होता है, तो अधिक जनसंख्या से होता है। जब बढ़ती मानव जनसंख्या, यानी जब अधिक जनसंख्या होगा तो क्या करेगा, वह अपनी खेती पानी के लिए उस सभी पेड़ को काट देगा और खेत बना देगा। तो वही यही हमसे पूछा है। अगर वृक्ष रोपेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, सॉरी वृक्ष रोपेंगे तो पर्यावरण हमारा नहीं बिगड़ेगा। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछा है। अधिक पेड़ पौधे लगाना भी है, और जितना भी पेड़ पौधा लगाइएगा उतना ही पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। और मानव जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, जनसंख्या अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण बिगड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अच्छा तरीका क्या है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अच्छा तरीका क्या है, तो वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग और वस्तु का उपयोग में कमी, यह सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 53 का राइट आंसर डी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो अर्धचालक का। अर्धचालक इस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो अर्धचालक का। और अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन होता है। 54 का राइट आंसर सी होगा, सिलिकॉन होता है अर्धचालक, और सौर सेल में भी प्रयोग किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य घटक बायोगैस का है, तो बायोगैस का या गोबर गैस का या किसका अथी होता है, मीथेन क्या होता है, तो मीथेन ये सभी गैसों का मुख्य घटक होता है, चाहे वो गोबर गैस हो या बायोगैस हो या किसी प्रकार का गैस हो। तो 56 का राइट आंसर हमारा, 55 का राइट आंसर क्या होगा, तो 55 का राइट आंसर बी होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर। तो 55 का राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 56 नंबर, मनुष्य के दांत से ऊपरी परत को क्या कहते हैं। मनुष्य के दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और अस्थि क्या है, तो अस्थि उत्तक होता है। और कोशिकाओं को समूह को क्या कहा जाता है, तो कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहा जाता है। इंग्लिश में कोशिका को सेल बोला जाता है। और कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज माइक्रोस्कोप में। और कोशिका कैसी थी, तो कोशिका मृत थी, यानी मरी हुई कोशिका थी। 56 का राइट आंसर क्या होगा, तो 56 का राइट आंसर सी होगा। इनामेल कहते हैं दांत की सबसे ऊपरी परत जो कि काफ़ी कठोर होता है। क्या होता है, काफ़ी कठोर और बरियार के टाइप होता है, यही इनामेल।
57 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाया जाता है। 57 का राइट आंसर सी होगा, आमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथियाँ। अगला नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वसा का पाचन का सहायता होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायता करता है? तो लाइपेज वसा के पाचन में सहायता करता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाइपेज। अगला नंबर क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस लीवर यानी यकृत से स्रावित होता है। और पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो पित्तरस का पीएच मान 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 होता है। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो पित्तरस का पीएच मान 9.8 होता है। जो कि क्या है? तो जो कि क्षारीय गाढ़ा रंग का हरा द्रव है। कैसा है? तो पित्त का रंग कैसा होता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा पित्त का रंग कैसा होता है, यहाँ पे पूछा भी है। पित्त का रंग कैसा होता है? तो पित्त का रंग हरा होता है। पित्त का रंग कहाँ होता है? तो हरा होता है। 59 का राइट आंसर बी होगा। पित्त हरे रंग का क्षारीय गाढ़ा रंग का द्रव है। क्या है? द्रव है, जिसका पीएच मान कितना होता है? तो 9.8 होता है। और जो कहाँ से स्रावित होता है? तो वह यकृत से स्रावित होता है, पित्तरस। तो आप लोग इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो जरूर याद रखिएगा यह सभी क्वेश्चन। जितना हम बोलते हैं वो पूरा क्वेश्चन आप लोग नोटबुक्स में प्लीज जरूर लिख कर याद कर लीजिएगा, अगर फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना है तो। और हमारा पढ़ाया गया काफ़ी सारा प्रश्न लारा भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर, पौधों में शोषण होता है। पौधों में शोषण किसके द्वारा होता है? तो पेड़ पौधों में शोषण पत्तियों को भी द्वारा होता है और तना का भी द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में किसके द्वारा होता है? जड़ का भी द्वारा होता है और तना का भी द्वारा होता है और पत्तियों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा होता है। 60 का राइट आंसर डी होगा, सब इनमें से सभी के द्वारा होता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पेड़ पौधा का पत्तियां हरे भरे किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो रंध्रों के द्वारा होता है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा है पौधे में शोषण होता है, तो पौधे में शोषण इनमें से सभी के द्वारा होता है। 60 का राइट आंसर डी होगा। और आपसे पूछेगा पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा, क्योंकि यह क्वेश्चन सभी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 61 नंबर, हरे पेड़ पौधों में रात्रि में किस गैस का निष्कासन होता है? तो हरे पेड़ पौधों में रात्रि में किस गैस का निष्कासन होता है? तो रात में सूर्य की प्रकाश नहीं उगती है, जिसके कारण, यानी नहीं निकलती है या उगती है, नहीं उगती है, तो इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है पेड़ पौधे में। और दिने में प्रकाश संश्लेषण होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दे देगा ऑप्शन में, दिन में होता है, रात में होता है, कभी दिन में होता है, कभी रात में होता है। तो इस पे आप लोग टिक नहीं कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। किस में होता है? तो प्रकाश और संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण में कैसे होती है? तो हरे पेड़ पौधों में होती है। और हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो और पेड़ पौधा के पत्तियां हरी भरी क्लोरोफिल के कारण होता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है हरे पेड़ पौधों में रात्रि गैस का निष्कासन कौन सा गैस होता है? तो CO2 गैस होता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसे शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। आपसे जरूर एग्जाम में पूछेगा, 2025 में पक्का पूछेगा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ CO2 गैस को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो CO2 गैस को कहते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस, यानी ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 61 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 62 नंबर, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो 0.2। कितने? 0.2 ATP का निर्माण होता है। 62 का राइट आंसर ए होगा, 0.2 ATP का निर्माण होता है। और एक ATP टूटने में कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 28 ऊर्जा मुक्त होता है, सॉरी 38 ऊर्जा मुक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर, सामान्य डायस्टोलिक दाब रक्तदाब कितना होता है? सामान्य डायस्टोलिक दाब कितना होता है? तो 80 mm होता है।
हमसे पूछा है, यानी यह इंग्लिश में पूछा गया है। डायस्टोलिक क्या होता है, इंग्लिश होता है। और हमसे हिंदी में पूछा है अनुशीतलन, तो अनुशीतलन कितना होता है, तो अनुशीतलन 80 mmHg होता है। 63 का राइट आंसर ए होगा, 80 mmHg। और हमसे पूछता पराकुंचन, तो पराकुंचन दाब कितना होता है, तो 120 mmHg होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 64 नंबर, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी किस अंग में होता है। क्वेश्चन बैंक में है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है, तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन होता है पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है और फूलों में भी होता है। इनमें से सभी में होता है। 64 का राइट आंसर हमारा डी होगा, इनमें से सभी में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और फूलों में भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 65 नंबर, अस्थि क्या है। अस्थि क्या है, तो अस्थि एक उत्तक है। क्या है, उत्तक है। अस्थि क्या है, तो अस्थि उत्तक है। और कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं कोशिकाओं को समूह को। और आपसे एक एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन यह है कि जो आपको एग्जाम में 2025 में पूछेगा, 100% यह गारंटी है आपके 2025 में पूछेगा तो पूछेगा। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन ये है कि दधी जी के अस्थियों से क्या, दधी जी के अस्थियों से क्या बनाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दधी जी के अस्थियों, अस्थियों का अर्थ होता है हड्डी, तो दधी जी की हड्डी से क्या बनाया गया था। यह क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि आपसे हिंदी में भी पूछ सकता है और संस्कृत में भी, यह कुछ में भी पूछ सकता है। तो दधी जी के अस्थियों से क्या बनाया गया था, तो इंद्र का वज्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था, तो इंद्र का वज्र बनाया गया था दधी जी के अस्थियों यानी हड्डियों से। तो आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा। 65 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 66 नंबर, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अपशिष्ट यानी अनावश्यक पदार्थ जिसे कोई काम नहीं होता है, वो कहाँ अवस्थित होते हैं, तो वह पत्तियों में भी होते हैं और छालों में भी होते हैं। कहाँ होते हैं, वो सभी में होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं और छालों में भी होते हैं और कोशिका रिक्ताओं में भी होते हैं। इनमें से सभी में होते हैं। 66 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी में होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। 67 का राइट आंसर सी होगा, नेफ्रॉन कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक एवं इकाई के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 68 नंबर, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या है। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो पौधे में टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है और गोंद भी होता है। 68 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होता है, टैनिन और रेजिन इनमें से सभी। और सभी क्वेश्चन हमारा पढ़ाया गया लड़ा है, तो आप लोग प्लीज़ एक एक क्लासेस के साथ जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर मार्क्स आएगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग जितना हम पढ़ाते हैं उतना आप लोग जरूर पढ़िएगा। और सब्जेक्टिव का भी क्लास चल रहा है, तो आप लोग सब्जेक्टिव का भी क्लास कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, यानी सोचने, यानी किसी को याद दिलाने। अगर आप किसी को बोल देते हैं कि आप अपने मन में सोचिए, तो वही होता है स्मरण शक्ति। वो अपने मन में जो किसी व्यक्ति सोचने लगता है उसी को कहते हैं स्मरण शक्ति। आप क्या किए थे उसे याद कीजिए, आपको क्या हुआ था वो याद कीजिए, तो वही होता है स्मरण शक्ति। तो यह किसके कारण होता है, तो यह सेरिब्रम के मुख्य केंद्र के कारण होता है। 69 का राइट आंसर हमारा डी होगा, सेरिब्रम के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 70 नंबर, जड़ का अधोगमनी क्या की वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी क्या कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है, तो यह गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। 70 का राइट आंसर डी होगा, गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है जड़ का अधोगामी में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 71 नंबर, एस्ट्रोजन स्त्री स्रावित होता है। एस्ट्रोजन क्या है, तो स्त्रीलिंग हार्मोन है। क्या है, तो स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, तो स्त्रीलिंग हार्मोन है। और एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है। 71 का राइट आंसर सी होगा। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। और आपसे एग्जाम में पूछेगा एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। क्या है, तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है, यानी मेल हार्मोन कौन है, तो यही एंड्रोजन। और हमसे पूछा है एस्ट्रोजन, आधा सौ इसमें लगा हुआ है, तो एस्ट्रोजन क्या है, तो फीमेल हार्मोन है, यानी अंडाशय से स्रावित होता है, जो कि फीमेल हार्मोन है, जो कि स्त्रियों में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
स्वपरागण निम्न में से किन पौधे में होता है? स्वपरागण निम्न में से कौन सा पौधे में होता है? तो स्वपरागण उभयलिंगी पौधे में होता है। किन में? तो उभयलिंगी पौधे में। 72 का राइट आंसर बी होगा। उभयलिंगी पौधों में स्वपरागण होता है। किसमें? स्वपरागण होता है उभयलिंगी पौधे में। क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला नंबर क्वेश्चन है गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकसित होता है, यानी भ्रूण विकसित होता है? तो भ्रूण का विकास किस में होता है? तो यह योनि में होता है। 73 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो वह पुरुष में पाया जाने वाला क्या है? तो शुक्रवाहिका है। क्या है? शुक्रवाहिका है। 74 का राइट आंसर डी होगा, शुक्रवाहिका। और लेबिया माइनोरा यह किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है स्त्रियों में भी पाया जाता है। परिपक्वम किस में पाया जाता है? तो यह भी स्त्रियों में पाया जाता है। और फेलोपियन नालिका यह भी स्त्रियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 74 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। 75 का राइट आंसर बी होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा का चयन किया था? तो साधारण मटर का पौधा का चयन किया था। और कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 76 नंबर। मेंडल ने किस देश में ईसाइयों का एक मठ पारित किया था? मेंडल ने किस देश में ईसाइयों के लिए एक मठ के पादरी था? तो यह किट में था? तो यह ऑस्ट्रिया में था। किस में था? तो यह ऑस्ट्रिया में था, ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, ऑस्ट्रिया में था। 76 का राइट आंसर बी होगा, ऑस्ट्रिया में था। क्वेश्चन नंबर अगला है 77 नंबर। इनमें से कौन वर्गीकरण से ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? यह हमें बताना है। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर स्थित है? तो इनमें से कौन है? तो इसमें से जगत है सबसे ऊपर। 77 का राइट आंसर डी होगा, जगत। क्वेश्चन नंबर अगला है 78 नंबर। सूक्ष्म उपभोक्ताओं का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ताओं का उदाहरण क्या है? तो जीवाणु और कवक है। जीवाणु और कवक है। 78 का राइट आंसर हमारा ए और बी दोनों होगा। इनमें से डी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों। और कवक में कौन सा पोषण होता है? तो कवक में मृत जीवी परिपोषण होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। मृत जीवी पोषण किस में होता है? तो कवकों में होता है मृत जीवी पोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म उपभोक्ताओं का उदाहरण क्या है? तो जीवाणु और कवक है। इनमें से सभी है। 78 का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? 78 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है। और यह क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित किया जाता है या होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो टोटल 10% होता है। कितना प्रतिशत? तो टोटल 10% होता है। 80 का राइट आंसर सी होगा, 10% होता है। और क्या बोलते हैं, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और 80 में से काफ़ी ज़्यादा लगभग हमारा पढ़ाया गया 65 प्लस प्रश्न ला रहा है। कितना प्लस? 65 प्लस ला रहा है। आप लोग सभी क्लास किए होंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन ला रहा होगा। और आप लोग एक क्लास को किए और फिर उसके बाद नहीं किए तो ऐसा नहीं होता है। प्रतिदिन सभी क्लास को करना चाहिए और सभी क्लास में बेहतर क्वेश्चन अच्छे तरीके से कराया जाता है। तो बहुत ही जल्द आपके सामने बायोलॉजी का क्लास आने वाला है, जो कि क्वेश्चन बैंक का। और बायोलॉजी में 2011 से लेकर कितना 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बायोलॉजी में, वो सभी क्वेश्चन एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। कितने क्लास में? तो एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग बायोलॉजी को क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। और बायोलॉजी का क्वेश्चन इसमें जितना पूछा गया है ना, उस सभी क्वेश्चन में बैंक से पूछा गया। और ऐसे तो तीनों सब्जेक्ट में पूछा गया है, सभी सब्जेक्ट का। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं आते होंगे, यह जानते हैं। और हम पढ़ाई नहीं किए हैं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और आपको ऑफिशियल मॉडल पर देखें आपका कितना तैयारी हुआ है और कितना क्वेश्चन हमारा पढ़ाया गया रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है पहला नंबर, जो कि पहला नंबर क्या है? भौतिकी। पहला नंबर भौतिकी यानी रसायन शास्त्र क्या होता है? केमिस्ट्री। और भौतिकी क्या होता है? तो भौतिकी फिजिक्स होता है। और जीव विज्ञान क्या होता है? तो बायोलॉजी होता है। तीनों में से पूछा जाता है क्वेश्चन अलग अलग। तो यह किसका है? तो यह भौतिकी का है, यानी फिजिक्स का। तो फिजिक्स में पहला का नंबर क्वेश्चन क्या है? तो फिजिक्स का पहला नंबर, इसका पहला क्वेश्चन किधर है?
सॉरी, इसका पहला नंबर क्वेश्चन बाय मिस्टेक 3 नंबर से यह क्यों स्टार्ट है। तो 3 नंबर से देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। फिजिक्स में आप लोग देख लीजिएगा 1 नंबर 2 नंबर में क्या है। तो 3 नंबर में है फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें या उल्लेख करें या लिखें। आपसे किसी भी प्रकार से पूछेगा तो फ्यूज तार के 3 विशेषताएं, यह भी क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। यह क्वेश्चन अभी नहीं कराए हैं और यह सभी क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे आपको। और 4 नंबर में पूछा गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखे। यह क्वेश्चन आपके लिए फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग प्लीज यह क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, यह क्लास लाएंगे तो उसमें कराएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है पशु गोबर और जीव अपशिष्ट में बायोगैस का प्राप्त में के क्या लाभ है। यानी बायोगैस प्राप्त करने का क्या लाभ है, तो क्या लाभ है तो आप लोग इसे उल्लेख कर दीजिएगा, हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए तो आप लोग इसे भी लिख दीजिएगा अगर पढ़े होइएगा तो। न तो ये सब क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम लोग और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह सब भी क्वेश्चन है। घरेलू विद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम क्यों जुड़ा जाना चाहिए, नहीं जुड़ा जाना चाहिए, आप लोग उसे भी समझ लीजिएगा। और पवन ऊर्जा से प्राप्त करने वाले क्या फ़ायदे हैं तो आप लोग यह भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ज्वारीय ऊर्जा से कैसे उत्पन्न होता है, तो यह सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाने को मिलेगा। अगर सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोग पढ़े होंगे तो यह सभी क्वेश्चन याद भी होगा आपको। और जो क्वेश्चन आपको याद होगा सिर्फ वही क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और यह रसायन शास्त्र में पूछा गया है उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण किसी नहीं, किसी यहाँ पर लगाया है तो जो क्वेश्चन में गलत किया है, किसी नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करे सिर्फ होना चाहिए, जो कि गलत है। यह किसी को तो किसी का अर्थ होता है तो उपचयन का भी कर देंगे, उदासीनीकरण का भी कर देंगे, जो कि इसे नहीं करना चाहिए था। उदाहरण सहित यहाँ पे यह भी लिखा है तो यह भी सही है उदाहरण सहित, परंतु किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करे, यह है थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अवक्षेपण सिर्फ लिखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, आपको 2 मार्क्स आराम से मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, गलगंट भी रोग हो जाता है। और आयोडीन में क्या पाया जाता है तो नमक पाया जाता है। यह सब क्वेश्चन आपको अच्छा तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम बेहतर तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और सभी क्वेश्चन आप लोग सब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है और यहाँ पे भी है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा तीनों सब्जेक्ट का, यानी जीव विज्ञान का भी और रसायन शास्त्र का भी और भौतिकी का भी, तीनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ओके, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके।